हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओसीएम का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है स्टाफिंग। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बहुत ही ज़्यादा इजी सा ये चैप्टर है। हाँ, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, और अगर इसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप अच्छे से उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन अब क्या होने लगा, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। एंड अब ना हमको प्रॉफिट चाहिए, हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। हम कॉस्ट कम करने लगे एंड हम ज़्यादा ध्यान किस पे देने लगे, प्रॉफिट पे देने लगे। अब इसके वजह से क्या हुआ कि हम एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉइटेशन करने लगे। उन्हें कहने लगे कि भाई तुम बहुत ज़्यादा काम करो एंड प्रॉफिट कमा के दो, कॉस्ट भी कम आना चाहिए, इन सब का ध्यान तुम्हें रखना है। ऐसा हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते गए। जैसे ही 19th सेंचुरी ख़त्म होने को आया, उसके बाद मैनेजमेंट लीडर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस समय आपके जो स्टाफ है, आपका जो स्टाफ है आपके कंपनी का, आपके फैक्ट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस मशीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो स्टाफ जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है। एंड उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि मशीन खुद से काम नहीं करता है, एम्प्लॉयज़ उन्हें काम करते हैं। अब उन्हें पहले ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, एम्प्लॉयज़ भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया, एम्प्लॉयज़ को चुनने का सिस्टम, एम्प्लॉयज़ को सही तरह से चुनने का एक सिस्टम बनाया गया। उन्हें रिक्रूट करने के लिए, उन्हें सिलेक्ट करने के लिए, उन्हें अपॉइंट, उन्हें प्रमोट, उनको ट्रांसफ़र, उनको ट्रेनिंग देने का एक सिस्टम बनाया गया। उसी सिस्टम को कहा जाता है स्टाफिंग। ठीक है, आपको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझ आएगा, हम नीचे पढ़ेंगे तो, बट ये जस्ट इट वाज अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली जानते हैं स्टाफिंग का क्या मतलब होता है। पहले हम कलर बदल लेते हैं। ओके, तो देखिए जैसे हमने 4 चैप्टर्स पढ़े, राइट, प्लानिंग पढ़ा हमने, ऑर्गेनाइजिंग भी हमने पढ़ा, तो वो सब क्या थे, वो थे मैनेजमेंट के फंक्शंस, है ना। तो ऐसे ही ये जो स्टाफिंग है ना, ये भी मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। ठीक है, अब इसका सिंपल मीनिंग बताऊं तो स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में लेना। ठीक है, अंदर लेना। तो वो जो लेने का तरीका होता है ना, उन्हें रिक्रूट करने का जो तरीका होता है, उसी को कहा जाता है स्टाफिंग। ये मैं जनरली आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो स्टाफिंग में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, मतलब जो एम्प्लॉय है उसका डेवलपमेंट किया जाता है। पहले तो एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन स्टाफिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। ठीक है, देखिए आप भले ही कितने अच्छे से भी प्लानिंग कर लीजिए, आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से अपने पर्सोनल का मतलब आप स्टाफ कह सकते हो, तो अगर आप अच्छी तरह से अपने स्टाफ को सिलेक्ट या ट्रेन नहीं करोगे ना, तो कभी भी आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक बिज़नेस, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब उसके एम्प्लॉयज़ सही होंगे। एंड सही एम्प्लॉयज़ चुनने के लिए आपको सही तरह से उन्हें रिक्रूट करना पड़ेगा, यानी सही तरह से स्टाफिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं होता है, मीन्स एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना, उसी को स्टाफिंग नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको भर्ती करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बना के रखना, मेंटेन करके रखना, उसे कहा जाता है स्टाफिंग। इसके अलावा देखिए इसमें रिक्रूटमेंट तो होता है, यानी कि भर्ती तो होती है, इसके बाद हम उनका सिलेक्शन करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं,
उन्हें प्रमोट करते हैं, अगर ट्रांसफ़र की ज़रूरत है तो हम उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद भी हम उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ देते हैं, पीएफ वो सब की। तो ये सब कहाँ आता है? ये सब आता है स्टाफिंग के अंदर, मतलब स्टाफिंग इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। क्लियर? अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो स्टाफिंग है भाई, ये मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये एक पेरिनियल प्रोसेस है। पेरिनियल प्रोसेस का मतलब ये है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है, एम्प्लॉयज़ तो रहने ही वाले हैं ना, एंड एम्प्लॉयज़ रहने वाले हैं मतलब स्टाफिंग भी रहने ही वाला है। तीसरा, कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिलेशन। स्टाफिंग में हमको है ना राइट एम्प्लॉयज़ चुनने होते हैं एंड उनका सही से इस्तेमाल करना होता है। एंड हमको ये भी पता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लिविंग फैक्टर है, वो कोई चीज़ नहीं है यार। एम्प्लॉयज़ इंसान है, तो उनमें कुछ फीलिंग्स होंगी, उनमें कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग है ना ह्यूमन रिलेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब ह्यूमन रिलेशन से मिल के बना हुआ है, आप ये कह सकते हो। फोर्थ वन इज स्टाफिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, अगर आप अच्छे से स्टाफिंग करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। एंड जो बाकी के जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कहीं ना कहीं ये सब भी जुड़े हुए हैं स्टाफिंग से। स्टाफिंग का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है, मतलब इसमें बहुत कुछ होता है। सिर्फ इसमें एम्प्लॉयज़ की भर्ती ही नहीं करी जाती है, हमने ऊपर देखा ना कि उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें प्रमोशन देना, ट्रांसफ़र देना, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें सर्विस देना, मतलब कितना कुछ होता है। तो इट इज़ अ वाइड स्कोप। सेवेंथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, जब हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए खर्चा करते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार खर्चा हो रहा है, बट एक्चुअली में वो खर्चा नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एम्प्लॉयज़ आपके बिज़नेस को आगे लेकर जाने वाले हैं। क्लियर? अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे। आखिर ये स्टाफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे पहला ड्राइविंग फोर्स। अगर हमारा जो स्टाफ है वो एकदम एफिशिएंट है, एकदम सही है, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक लेके जाने वाला है, वो हमारे बिज़नेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने वाला है। दूसरा, डायनेमिक एक्टिविटी। स्टाफिंग बढ़िया से होता है तो सारा काम बढ़िया से होता है, इसीलिए भी स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, इम्पॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, क्या ये सब पॉसिबल है बिना एम्प्लॉयज़ के? नहीं पॉसिबल है ना, तो इसीलिए स्टाफिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा, लिम्ब्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे कि प्लानिंग को हम अपने बिज़नेस का ब्रेन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सोल कहते थे, अगर आपको याद होगा तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में पढ़ा था। उसी तरह से हम स्टाफिंग को क्या कहते हैं? हमारे बिज़नेस का लिम्ब कहते हैं। बोलो, इतना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। फिफ्थ इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन एमोंग स्टाफ। जब आप स्टाफिंग सही से करते हो ना, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के कंप्लेंट्स सुनते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो एंड उनको प्रॉपर प्लानिंग देते हो। सो कहीं ना कहीं उनमें एक जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है। सिक्स्थ वन इज़ हारमनी इन रिलेशन। स्टाफिंग के वजह से ना सभी एम्प्लॉयज़ में एक अच्छा रिश्ता बना रहता है। सेवन्थ वन इज़ इंक्रीजेज़ द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेस्टीज बढ़ता है अगर उसके स्टाफ सही है तो। एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जब तक बिज़नेस रहने वाला है ये भी रहने ही वाला है। ठीक है, क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। ठीक है, अब देखिए, स्टाफिंग और HRM दोनों अलग अलग है। ठीक है, HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये अलग है, स्टाफिंग अलग है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड स्टाफिंग बस उसका एक हिस्सा है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि स्टाफिंग HRM का बस एक छोटा सा हिस्सा है, HRM ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टाफिंग मतलब HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टाफिंग HRM का बस एक छोटा सा
पार्ट है। क्लियर? अब पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, उनके लिए प्लान करते हैं, एंड देन हम ये भी डिसाइड करते हैं कि इन एम्प्लॉयज़ की मदद से हम कैसे अपने एंटरप्राइज़ के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे बिज़नेस आजकल ये समझते हैं कि जो उनका स्टाफिंग डिपार्टमेंट है वही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टाफिंग में क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि सही से सैलरी देना, ये सब भी होता है। लेकिन जो HRM है ना, वहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम ये भी देखते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज़ को उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, कैसे हम उन्हें ट्रेनिंग दें, कैसे हम उनका डेवलपमेंट करें। ये होता है एक्चुअली में HRM में, जो कि स्टाफिंग में नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या था, स्टाफिंग मतलब सिर्फ वैकेंसीज़ को भरना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा बन गया है। एंड आजकल तो ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, तो ह्यूमन का जो इम्पोर्टेंस है, जो एम्प्लॉयज़ का इम्पोर्टेंस है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब ये जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका जो प्रोसेस है हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। First one is concerned with manpower planning, second one is concerned with compensation and development of staff। मतलब जो HRM है, कहीं ना कहीं उसका जो काम है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ चाहिए क्या। अगर स्टाफ चाहिए तो हम देन डिसाइड करते हैं कि कैसे हम वो स्टाफ लेकर आएँ। देन अगर हमें स्टाफ में कोई कमी करनी है तो भी वो सब भी यहाँ ही होता है। देन कैसे हम स्टाफ को सही प्लेसमेंट दें, मतलब कैसे हम उन्हें सही पोजीशन पे बिठाएं, ये सब भी यहाँ ही देखा जाता है। एंड कैसे हम स्टाफ को हमेशा एक्टिव रखें एंड उनकी नॉलेज बढ़ाएं, वो सब भी यहीं देखा जाता है, यानी कि कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग में। दूसरा जो हिस्सा है वो है कंसर्न विथ कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो अब इस हिस्से में क्या होता है कि हम ना अपने स्टाफ को कुछ ट्रेनिंग देते हैं अगर उन्हें चाहिए तो, मतलब अगर उनमें कमी है तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। हम उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। हम उन्हें प्रॉपर कंपेंसेशन देते हैं, हम उनके प्रॉब्लम्स समझते हैं एंड उनके सॉल्यूशन निकाल के उन्हें देते हैं अगर उन्हें कोई वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मतलब ये स्टाफिंग होता कैसे है, क्या इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे जब भी कोई नया एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होता है, मतलब जब भी कोई नया बिज़नेस बनता है, तब हमें क्या चाहिए होते हैं, आप बताइए। एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं ना, अगर हमें अपने बिज़नेस को बढ़ाना है तो राइट, हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। तो बस भर्ती करना, मतलब भर्ती करना इन द सेंस, अगर सही तरह से कहा जाए रिक्रूटमेंट का मतलब, तो हम क्या करते हैं ना कि हम ढूंढते हैं एम्प्लॉयज़ को एंड देन हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे बिज़नेस में या जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, उसे कहा जाता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास बिज़नेस है हमारा, अब हमें चाहिए एम्प्लॉयज़, तो हम ना एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं एंड देन हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे जॉब के लिए हमारे बिज़नेस में आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयज़ को उठाते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो कुछ इंटरनल सोर्सेस होते हैं एंड कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। पहले देखेंगे इंटरनल सोर्स, पहला आता है प्रमोशन। अब देखिए, जब कोई आपके बिज़नेस में कोई जगह खाली है या फिर कोई नया पोजीशन बना है, तो आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो एक्चुअली, आप देख सकते हो कि
आपका कौन सा एम्प्लॉय उस जगह के लिए काबिल है। जो पहले से एम्प्लॉय आपका काम कर रहा है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से आप देखिए कि कौन वहाँ उस नए पोजीशन पे बैठने के लिए काबिल है, किस में एबिलिटी है, किस में ऑनेस्टी है, किस में स्किल है, किसकी लॉयल्टी बढ़िया है, किस में क्वालिफ़िकेशन भी है। एंड देन आप ये सब देख के उसको प्रमोशन दे देते हो एंड उस नए जगह पे आप बिठा देते हो। तो नए जगह पे बिठा दिया तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉय चाहिए था, तो वो तो हो गया, मतलब कि रिक्रूटमेंट हो गया। दूसरा ट्रांसफ़र। अब देखिए, हमारा बिज़नेस तो बड़ा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की शॉर्टेज हो गई है तो आप क्या करोगे कि जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है वहाँ से उठा के कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे दे दोगे। तो वहाँ पे हो गए ना रिक्रूटमेंट, वहाँ पे जगह खाली थी, अब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ गए ना, तो हो गया रिक्रूटमेंट। तीसरा है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आता है तो हम क्या करते हैं, हम बिज़नेस ओनर्स क्या करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पूछेंगे कि क्या आपके कोई फ्रेंड है, क्या आपका कोई रिलेटिव है जो क्वालिफाइड है इस पोस्ट के लिए। अगर हाँ तो प्लीज़ आप उन्हें कहिए कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरें हमारे और जॉब के लिए अप्लाई करें। अब इससे क्या, एंड देन वो लोग जाके बताएंगे और वो लोग अप्लाई करेंगे, और अगर सही में कोई बंदा सही हुआ तो उसे रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि भाई एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा फील होता है कि चलो हाँ, हम भी यहाँ के हिस्सा हैं, हमारा भी इम्पोर्टेंस है, हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से तो दो दो निशाने लग गए, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑलरेडी उन्हें भी अच्छा लगा एंड हमारे को एम्प्लॉयज़ चाहिए थे नए, वो भी मिल गए। ठीक है। चौथा है रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया होता है क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमने उन्हें निकाल दिया होता है, तो हम उनमें से किसी को बुला सकते हैं अपने वैकेंसी के लिए। तो रिक्रूटमेंट ऐसे भी होता है। देन प्रमोशन विद ट्रांसफ़र। अगर आप किसी का प्रमोशन कर रहे हो लेकिन साथ में आप उसको ट्रांसफ़र भी दे रहे हो, अब आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं और कोई हायर पोजीशन है, लेकिन कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में या कहीं और शहर में वो जगह खाली है। तो आप जो एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं उनमें से आप एक एम्प्लॉय को देखते हो कि कौन बढ़िया है, आप उसको प्रमोशन तो दे देते हो लेकिन साथ में आप उसका ट्रांसफ़र भी कर देते हो ताकि वो जो खाली जगह है वो भर सके। तो रिक्रूटमेंट ऐसे भी किया जाता है। देन वेटिंग लिस्ट। कुछ वेटिंग लिस्ट मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसमें कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था लेकिन उन्हें किसी रीज़न की वजह से नहीं लिया गया। तो हम क्या कर सकते हैं, उस लिस्ट में से भी लोगों को बुला सकते हैं वापस जॉब के लिए। तो इस तरह से इंटरनल रिक्रूटमेंट हो सकता है, मतलब अंदर ही अंदर लोगों से बातचीत करके या डॉक्यूमेंट की मदद से हमने काम कर लिया। अब कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, मतलब कुछ बाहरी तरीके भी हैं जिससे हम एम्प्लॉयज़ को उठा सकते हैं। पहला है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि भाई हमारे जॉब में हमारे को लोग चाहिए, तो लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे एंड देन वो अप्लाई करेंगे। आप एडवर्टाइजमेंट कहाँ दे सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, जर्नल्स में दे सकते हो, पीरियोडिकल्स, इन सब में हम अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। टीवी, इंटरनेट, बहुत सारी जगह है। सेकंड, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कुछ पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले होते हैं, मतलब उनके पास ना लिस्ट होता है उन लोगों का जो कि अनएम्प्लॉयड है और जिनको जॉब चाहिए। तो उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है, उनका नाम, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इनकी मदद से हम उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तीसरा है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कुछ क्या बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM, IIT या बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या कोई इंस्टीट्यूशन, हम वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे जो होनहार बच्चे हैं हम वहाँ से भी उन्हें ले सकते हैं अपने कंपनी के लिए। तो उस तरह से भी रिक्रूटमेंट करा जाता है। देन थ्रू ट्रेड यूनियन, थ्रू ट्रेड यूनियन। तो देखिए ट्रेड यूनियन के पास भी ना एम्प्लॉयज़ का लिस्ट होता है एंड जब काम एक्चुअली में बहुत कम होता है तो
तो ट्रेड यूनियन क्या करता है कि वो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है उनको घर भेज देता है या उनको निकाल देता है। तो जब ज़रूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन से उन वर्कर्स को वापस उसकी हेल्प से उन्हें हम बुला सकते हैं एंड उन्हें फिर से नौकरी दे सकते हैं। फिफ्थ है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे बिजनेस ना कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स से कि जब भी हमें वर्कर्स चाहिए होंगे आप हमारे को वर्कर ला के दोगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वर्कर या लेबर आप अरेंज करके दोगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये बहुत सारे लेबरर्स से कांटेक्ट में रहता है और जब भी हम इसे कहते हैं कि भाई मेरे को लेबर चाहिए तो ये हमारे को ला के देता है। तो उस तरह से भी रिक्रूटमेंट हो गया। देन रिक्रूटमेंट एट गेट। हम अपने बिज़नेस के गेट पे नोटिस टांगते हैं कि हमारे को भाई, आपने इनफैक्ट देखा भी होगा बहुत सारी जगह कि वो लोग पोस्टर लाइक लगा के रखते हैं कि हमें एक मैनेजर चाहिए या हमें ये चाहिए, पोस्ट ये है, क्वालिफ़िकेशन ये है। तो उस तरह से अगर रिक्रूटमेंट होता है तो उसको कहा जाता है रिक्रूटमेंट एट द गेट। और बहुत सारे मॉडर्न तरीके भी होते हैं जिनसे रिक्रूटमेंट करा जाता है, ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम लेना, अपॉइंटमेंट लेना, ऑनलाइन ये सारा काम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से आजकल किया जा रहा है रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो ये सब मॉडर्न तरीके हैं। तो आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समझ आया है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सारा जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।